जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत के Su-30 MKI पहुंचे फ्रांस। टर्की की वजह से इंडिया में के अपाचे हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी में हुआ डिले। टर्की का फरीदाबाद के टेरर मॉड्यूल से कनेक्शन। और DRDO ने अनवील किया नेक्स्ट जनरेशन का मैन पोर्टेबल ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल। आज 1425 आवर्स पर चेन्नई के पास एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन के दौरान भारतीय वायुसेना का एक पिलाटस PC-7 मार्क II ट्रेनर एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। हालांकि अच्छी बात यह कि एयरक्राफ्ट का जो पायलट है वो सेफली इजेक्ट होने में कामयाब रहा था और ग्राउंड पर भी कोई भी सिविलियन प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। बाकी दुर्घटना के कारणों को जानने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। बाकी एक और अपडेट है कि त्रिशूल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज के बाद अब भारतीय वायुसेना 16 से 27 नवंबर तक फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के साथ बाइलेटरल एयर एक्सरसाइज गरुड़ 2025 को आयोजित करेगी। और इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए भारतीय वायुसेना का जो कंटिंजेंट है वो ऑलरेडी फ्रांस पहुंच चुका है, जिसमें Su-30 MKI फाइटर्स शामिल हैं। और इस गरुड़ 2025 में जो Su-30 MKI फाइटर्स हैं वो फ्रांस के रफाल फाइटर्स के साथ सिमुलेटेड कॉम्बैट एनवायरनमेंट में अपने स्किल्स को शोकेस करेंगे। बाकी एक तरफ जहां भारतीय वायुसेना फ्रेंच एयरफोर्स के साथ बाइलेटरल एयर एक्सरसाइज में शामिल हो रही है, वहीं दूसरी तरफ 17 नवंबर से 30 नवंबर तक ब्रिटिश आर्मी के साथ बाइलेटरल एक्सरसाइज अजय वॉरियर के 8वें एडिशन को आयोजित करेगी। और ये जो एक्सरसाइज है राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस में कंडक्ट की जानी है और जिसके तहत दोनों देशों की आर्मीज संयुक्त रूप से मिलकर सेमी अर्बन एनवायरनमेंट में जॉइंट काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को कंडक्ट करेंगे। तो जैसे कि पहले के अपडेट में हमने आपको बताया था कि अमेरिका से भारतीय सेना के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर्स का दूसरा और फाइनल बैच डिलीवर होने के लिए रवाना तो हुआ था, लेकिन इंग्लैंड में 8 दिनों तक रहने के बाद फिर वो वापस से U-टर्न मार के अमेरिका चला गया। और ये बैच वापस क्यों चला गया, तो उसको लेकर जो बोइंग की ऑफिशियल स्टेटमेंट आई थी तो उसमें कुछ लॉजिस्टिकल इश्यूज़ की बात की गई थी और इसके अलावा कोई और खास डिटेल्स शेयर नहीं की गई थी। यानी कि ये मिस्ट्री बना हुआ था कि 1 नवंबर को जब इंडियन आर्मी के 3 अपाचे हेलीकॉप्टर्स का बैच US से रवाना हुआ था, फिर ले ओवर के लिए वो UK में रुका और वहाँ पे लगभग 8 दिनों तक रहने के बाद वो भारत आने के बजाय वापस US चला गया। तो अब इस पर जो लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं उनसे इस बात को खुलासा हुआ है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टर्की ने भारत के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर्स का बैच ले जा रहे एयरक्राफ्ट के लिए अपने एयर स्पेस को अलाउ नहीं किया था। और मीडिया रिपोर्ट्स में सोर्सेस के हवाले से बताया गया कि 1 नवंबर को US से रवाना होने के बाद जब ये एयरक्राफ्ट रिफ्यूलिंग के लिए इंग्लैंड में लैंड हुआ और फिर वहाँ से उसको आगे भारत के लिए बढ़ना था, पर चूंकि टर्की ने अपना एयर स्पेस इस एयरक्राफ्ट के लिए ओपन नहीं किया और लगभग सप्ताह भर तक भी परमिशन ना मिलने की वजह से ये जो एंटोनोव एयरक्राफ्ट था ये वापस से फ्लाई करके US चला गया। और बोइंग का कहना है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जो लॉजिस्टिकल इश्यूज़ आए हैं तो फिलहाल अभी उन्हें एड्रेस किया जा रहा है ताकि बचे हुए हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी प्रोसेस को कंप्लीट किया जा सके। और वे US गवर्नमेंट और भारतीय सेना के साथ बहुत ही क्लोजली इंगेज हैं। और वहीं इसी घटना को लेकर द प्रिंट की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है तो उसमें सोर्सेस के हवाले से इस बारे में भी जानकारी दी गई है कि टर्की से परमिशन ना मिलने के बाद इस एयरक्राफ्ट के लिए दूसरे रूट्स पर भी काम किया जाना था, लेकिन जो एंटोनोव एयरक्राफ्ट इस अपाचे हेलीकॉप्टर के बैच को लेकर आ रहा था तो उसकी पहले से एक दूसरी प्री शेड्यूल्ड फ्लाइट थी। तो यहाँ पे 2 ही ऑप्शन थे, या तो उस कार्गो को UK में ही ड्रॉप कर दिया जाए या फिर उसे वापस US ले जाया जाए। और जब किसी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो पहला बैच था अपाचे हेलीकॉप्टर्स का जिसमें 3 हेलीकॉप्टर्स थे जो कि अगस्त के महीने में भारत को डिलीवर किया गया था, तो वो उसी सेम एयरक्राफ्ट से डिलीवर हुआ था और उस समय ये टर्की के एयर स्पेस से ही उड़ान भरते हुए यहाँ आया था। लेकिन इस बार टर्की ने इस एयरक्राफ्ट के लिए परमिशन नहीं दी और इसका प्रमुख कारण यही हो सकता है कि पिछले महीने जब भारत सरकार के ऑफिशियल्स ने नई दिल्ली में टर्कीज नेशनल डे सेलिब्रेशंस को स्किप किया था, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टर्की ने पाकिस्तान को जो सपोर्ट दिखाया था तो उसी का विरोध करने के लिए भारत का एक तरह का संदेश था। बाकी वो जो दिल्ली कार ब्लास्ट वाला मामला हुआ है तो उसका कनेक्शन टर्की से भी निकलकर सामने आया है, जिसे हम इसके अगले अपडेट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं उन रिपोर्ट्स की जिनमें इस दिल्ली कार ब्लास्ट वाले मामले का कनेक्शन टर्की के साथ भी कहीं ना कहीं पाया गया है। लेकिन उससे पहले हम आपको केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के उस महत्वपूर्ण स्टेटमेंट के बारे में बताते हैं जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस दिल्ली कार ब्लास्ट के लिए जो भी जिम्मेदार हैं तो उन्हें एक ऐसी सजा दी जाएगी कि जिसके बाद भारत की कार्रवाई से दुनिया को एक कड़ा संदेश जाएगा कि कोई भी भारत पर इस तरह का हमला दोबारा करने की हिम्मत नहीं करेगा। और अगर सीधे सीधे कहा जाए तो रिस्पॉन्स लोडिंग। अब बात करते हैं उन रिपोर्ट्स की कि इस कार ब्लास्ट के साथ टर्की का क्या कनेक्शन निकल के सामने आ रहा है। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्वेस्टिगेटर्स को अपनी जांच में ये मालूम पड़ा है कि रेड फोर्ट के पास जो कार ब्लास्ट हुई थी जिसको डॉक्टर उमर उन नाबी ड्राइव कर रहा था, तो यही डॉक्टर उमर उन नाबी और उसके साथी जिस फॉरेन हैंडलर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में थे तो वो हैंडलर टर्की से ऑपरेट कर रहा था और उस हैंडलर ने अपनी असली पहचान को छुपाने के लिए
उकासा नाम का कोड नेम इस्तेमाल कर रहा था। इसके अलावा इस बात का भी खुलासा किया गया है कि इस कार ब्लास्ट के जो आरोपी हैं और टर्की बेस्ड जो उनका हैंडलर है, तो इनके बीच जो कम्युनिकेशन है वो हाईली इनक्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो रहा था। एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें कोई फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और वर्चुअली उसे ट्रेस नहीं किया जा सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि इस वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के जो प्रमुख आरोपी हैं जैसे कि डॉक्टर मुजामिल शकील, डॉक्टर उमर उन नाबी और डॉक्टर मुजाफर, तो इन्होंने मार्च 2022 में टर्की में विजिट भी किया था। वहाँ ये 21 दिन तक रहे थे और इसी विजिट के दौरान इन्होंने कथित तौर पर सुमोरों के संगठन जैश के हैंडलर के साथ मुलाकात करी और वहाँ उन्हें रेडिकलाइज किया गया और फिर इस आतंकी नेटवर्क में रिक्रूट किया गया। और इनके फ़ोन रिकॉर्ड्स और इंटेरोगेशन से कंफर्म हुआ है कि ये कोई भी मेडिकल कॉन्फ्रेंस ट्रिप नहीं थी, बल्कि असल में आतंकी ऑपरेटिव्स के साथ एक मीटिंग थी। और जो टर्की बेस्ड उनके हैंडलर्स हैं, तो वही इस संगठन की मूवमेंट, उनके फाइनेंस और उनके रेडिकलाइजेशन के एफर्ट्स को रिमोटली कोऑर्डिनेट कर रहा था। और जिन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल ये आतंकी मॉड्यूल कर रहा था, तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्वेस्टिगेटर्स ने इनकी इनक्रिप्टेड कन्वर्सेशन के मेटा डेटा को ऑब्टेन किया है और जिससे इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में कुछ बड़ी लीड्स मिल सकती हैं। इसके अलावा ये भी खुलासा हुआ है कि जो उमर उन नाबी है, तो उसने इसी वर्ष के शुरुआत में भी टर्की को विजिट किया था, जहां उसे उसके हैंडलर्स द्वारा हथियारों की ट्रेनिंग दी गई थी। और इससे पहले जब ये 2022 में उमर, मुजामिल और एक और डॉक्टर मुजाफर, तो जब ये टर्की गए थे, तो उनमें से जो डॉक्टर मुजाफर है, तो फिलहाल उसको लोकेट करने के प्रयास जारी हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि अगस्त में इसने भारत छोड़ दिया था और दुबई चला गया था और अभी ये शायद वर्तमान समय में अफगानिस्तान में है। और उसको ढूंढने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने इंटरपोल को रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि रेड कॉर्नर नोटिस का मतलब होता है एक तरह का इंटरनेशनल अलर्ट, जो कि इंटरपोल जारी करती है वांटेड व्यक्ति को लोकेट और उसे गिरफ्तार करने के लिए। बाकी जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल है और ये जो दिल्ली कार ब्लास्ट वाला मामला है, तो ऐसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑलरेडी हैं जो कि टर्की के साथ इसका कनेक्शन दिखाते हैं। लेकिन इसी बीच टर्किश गवर्नमेंट ने ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी करके इन सभी आरोपों को खारिज किया है और उसका कहना है कि इस दिल्ली कार ब्लास्ट वाले मामले में उनकी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है और वे इसे भारत का डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन बता रहे हैं। वो बात अलग है कि टर्की का जिस तरह का पास्ट रिकॉर्ड रहा है, तो उसको देखने के बाद तो टर्की की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो एक्चुअल में एक तरह का डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन लगती है। और आपको याद ही होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद केवल टर्की ही था जिसने पाकिस्तान के नैरेटिव को ओपनली सपोर्ट किया था। और टर्की अभी से नहीं बल्कि बहुत पहले से एंटी इंडिया एलिमेंट्स को सपोर्ट करता है, कभी डायरेक्टली और कभी इनडायरेक्टली। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान के आईएसआई द्वारा स्पॉन्सर्ड एक ग्रेनेड अटैक मॉड्यूल को डिसमेंटल किया है और इसमें 10 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। और जो आरोपी हैं वो पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स के साथ टच में थे और पंजाब के अंदर ग्रेनेड से कहाँ पे हमला करना है, तो वहीं से उनको निर्देश मिलते थे। इन आरोपियों की पहचान हुई है कुलदीप सिंह, शेखर सिंह, अजय सिंह उर्फ अजय, अमरीक सिंह, परमिंदर उर्फ चिरी, विजय, सुखजीत सिंह उर्फ सुखबरार, सुखविंदर सिंह, करणवीर सिंह उर्फ विक्की और साजन कुमार उर्फ संजू। और पुलिस ने आरोपियों से चाइनीज़ हैंड ग्रेनेड भी रिकवर किया है। बाकी अभी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के सोपोर में भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन में 2 हाइब्रिड टेररिस्ट को गिरफ्तार किया है। हाइब्रिड टेररिस्ट यानी कि एक तरह के स्लीपर सेल, जिनके नाम है शब्बीर नज़र और शब्बीर मीर। और इनके पास से भी आर्म्स और एम्यूनेशंस को रिकवर किया गया है। बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। वहीं इसके अलावा दिल्ली कार ब्लास्ट वाले मामले में शामिल जो आतंकी उमर था, तो पुलवामा में जो उसका घर है, तो उसे भी भारत के फोर्सेस ने एक बेहतरीन धमाके के साथ मिट्टी में मिला दिया है। और इसी दिल्ली कार ब्लास्ट वाले मामले पर इन्वेस्टिगेटर्स ने 5 और लोगों को डिटेन किया है और जिनमें अल फलाह यूनिवर्सिटी के ही 2 डॉक्टर्स और 2 स्टाफर्स भी शामिल हैं। बाकी जिन 2 और डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया तो उनमें से एक का नाम है डॉक्टर मोहम्मद आरिफ मिर, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट था, और दूसरा है डॉक्टर फारूक, जो कि गायनोकोलॉजिस्ट था। और ये दोनों भी जम्मू कश्मीर से ही हैं। और इनको डिटेन इसलिए किया गया है क्योंकि डॉक्टर शाहीन के साथ इनके कुछ सस्पिशियस लिंक्स पाए गए हैं। और डॉक्टर शाहीन कौन है? वही जिसको जैश ने भारत में उनकी महिला आतंकियों की विंग को सेटअप करने का कार्य दिया था। ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक डीआरडीओ लैब एनएसटीएल ने एक न्यू जनरेशन के मैन पोर्टेबल ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स यानी कि MPAUV को विकसित किया है, जो कि विशेष रूप से माइन काउंटर मेजर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। और इस सिस्टम में मल्टीपल AUVs हैं जिन्हें साइड स्कैन सोनार और अंडर वाटर कैमरा से भी इक्विप्ड किया गया है, जो कि माइन जैसे ऑब्जेक्ट्स के रियल टाइम डिटेक्शन और क्लासिफिकेशन में काफ़ी मददगार साबित होंगे। और एक ऑटोनॉमस क्लासिफिकेशन के लिए इसमें एक डीप लर्निंग बेस्ड टारगेट रिकॉग्निशन एल्गोरिदम्स का भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि मिशन के दौरान ऑपरेटर के वर्कलोड को भी काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से कम करने में मदद करेगा। इसके अलावा ऑपरेशंस के दौरान एक इनहेंस्ड सिचुएशनल अवेयरनेस को सुनिश्चित करने के लिए इसमें एक मजबूत अंडर वाटर एकॉस्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इंटीग्रेट किया गया है, जिससे ये जो AUVs हैं एक दूसरे के साथ डेटा एक्सचेंज कर पाएंगे। और ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक इस मैन पोर्टेबल ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स के हाल ही में फील्ड ट्रायल्स को भी पूरा किया गया है,
जिसमें सभी सिस्टम पैरामीटर्स और क्रिटिकल मिशन ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए गए और आने वाले कुछ ही महीनों में ये अपने प्रोडक्शन के लिए भी तैयार हो जाएगा और बाकी नेवी की माइन वॉरफेयर एप्लीकेशंस में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान अरुणाचल प्रदेश के वालोंग सेक्टर में भारतीय सेना के वीरों ने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था और दुश्मन की तुलना में संख्या में बेहद ही कम होने के बावजूद भी हमारा हर एक वीर अपनी आखिरी सांस तक लड़ा था। और जैसे कि वालोंग ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर NC रॉली की तरफ से बताया गया कि इस दौरान ट्राई जंक्शन पर 6 कुमाऊं तब तक लड़े और लड़ते रहे जब तक वहां एक भयानक सन्नाटा नहीं छा गया। और आपको ये भी बताना चाहिए कि वालोंग की लड़ाई इस 1962 के युद्ध का एकमात्र काउंटर अटैक था और हमारे वीरों के शौर्य को याद करने के लिए इसी दिन को वालोंग डे के तौर पर भी सेलिब्रेट किया जाता है। और ये लड़ाई कितनी भीषण रही होगी इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते कि हमारे 200 वीरों में से केवल 90 ही वापस आ पाए थे। और इस लड़ाई में हमारे सोल्जर्स दुश्मनों की तुलना में संख्या में कितने कम थे तो इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक भारतीय सैनिक 30 चाइनीज सैनिकों से लड़ रहा था, यानी कि 30:1 का रेशो था। और कुछ चाइनीज रिपोर्ट्स में इसी बैटल को लेकर यह भी क्लेम किया जाता है कि इसी वालोंग की लड़ाई ने चाइनीज आर्मी का जो मोमेंटम है उसे बुरी तरह से तोड़ दिया था। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना की कौन सी स्क्वाड्रन कोबरास के नाम से जानी जाती है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।